वेलकम बैक टू लॉ स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 21 एंड 22 में बताई गई कि मिस्टेक क्या होती है, किस प्रकार से उसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उसका वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा। मिस्टेक को डिफाइन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, बस मिस्टेक के बारे में बताया कि कैसे हो सकती है, क्या क्या इसके इंटेंशन क्या हो, इसके कॉज होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉजेस होंगे इसके थ्रू, मिस्टेक के थ्रू। तो क्या है मिस्टेक? मीन्स इरोनियस बिलीफ। इरोनियस बिलीफ मीन्स जो बात सामने दोनों पार्टीज को लगती है कि ये सच है, वो सच नहीं, उन्हें उसका ये नहीं पता कि वो सच है या नहीं। जो उनको बिलीव हो कि ये ट्रूथ हो सकती, ओमिशन या अनइंटेंशनल एक्ट, ये कहलाएगी मिस्टेक। इरोनियस बिलीफ, ओमिशन और अनइंटेंशनल एक्ट सेक्शन 20, 21 एंड 22 में डिस्क्राइब है मिस्टेक। अब मिस्टेक कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगेन दो टाइप की होगी, बोथ पार्टी की मिस्टेक होगी और वन पार्टी की मिस्टेक होगी। बोथ पार्टी की मिस्टेक मीन्स बायलेटरल मिस्टेक जो सेक्शन 20 में बताई गई है, और वन पार्टी की मिस्टेक यूनिलेटरल मिस्टेक मीन्स वन पार्टी की मिस्टेक जिसमें एक पार्टी के द्वारा मिस्टेक हुई और अदर पार्टी के द्वारा नहीं हुई, जो सेक्शन 22 में बताई है। मिस्टेक ऑफ लॉ, एक फॉरेन लॉ की मिस्टेक होगी और इंडियन लॉ की मिस्टेक होगी। ठीक है, लॉ की मिस्टेक इग्नोरेंस नहीं की जा सकती, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अवॉइडेबल हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ होता क्या है। सेक्शन 20 में बताया गया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोथ पार्टी की। क्या बताया? वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक, जहां दोनों पार्टी ऐसे एग्रीमेंट में हो जहां दोनों पार्टी की मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक हो, वो एग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड होंगे। जहां दोनों पार्टीज द्वारा मिस्टेक हो रही हो, एक पार्टी के द्वारा मिस्टेक नहीं हो रहा, दोनों पार्टी अंडर इरोनियस बिलीफ में हो कि उनको ये लग रहा है ये ट्रूथ है, तो ऐसी मिस्टेक वॉइड होगी। सेक्शन 21 में क्या बताया? अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होंगे जो मिस्टेक लॉ द्वारा हुई हो, इंडिया के लॉ में कोई मिस्टेक हुई हो तो वह मिस्टेक नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल मीन्स वैलिड होगी। ठीक है, अब क्या बोला है कि मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो लॉ इन फोर्स इंडिया में नहीं होता, बाहर की कंट्री का फॉरेन लॉ हो, वो अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वह उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ क्या लॉ है। ये प्रिजम्पशन की जाती है कि आप जानते ही हो कि हमारी कंट्री का लॉ क्या है। अब बाहर का कोई लॉ आप पर अप्लाई, बाहर आपने किसी फॉरेन पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट किया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आप नहीं जानते हो कि वहां का क्या लॉ है। ठीक है, पर ऐसा प्रिजम्पशन किया जाएगा कि आप इंडिया में रहते हो तो आप यहाँ के लॉ को जानते ही हो। जैसे आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर लिया और कह दिया कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर रेड सिग्नल क्रॉस होने पर पनिशमेंट मिलती है, या आपको किसी पुलिस वाले ने रोका और आपसे लाइसेंस मांगा, तो आप ये नहीं कह सकते मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ लाइसेंस दिखाना जरूरी है या नहीं। ये ऐसा माना जाएगा कि ये प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि आप इस बारे में जानते होंगे। तो मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट अवॉइडेबल है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये नॉट वॉइडेबल होगी। नॉट वॉइडेबल मीन्स अब सेक्शन 22 के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 22 में बताया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय वन पार्टी की मिस्टेक जो होगी, वह वन पार्टी की जो भी मिस्टेक होगी जो यूनिलैटरल मिस्टेक कहलाती है,
जो एक पार्टी द्वारा होती है वह वैलिड मानी जाएगी। कि एक पार्टी के द्वारा मिस्टेक हुई तो उसे वॉइड या वॉइडेबल नहीं कर सकते, उसे वैलिड माना जाएगा कि ठीक है, एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी के द्वारा तो सारे जो थे एग्रीमेंट में इंटर करने के लिए जो काम, वो तो सारे तो इसेंशियल्स थे, उसमें कोई गलती तो नहीं हुई थी। एक पार्टी के द्वारा मिस्टेक हुई है उसे समझने में, तो उसे वैलिड माना जाएगा, उसे वॉइड नहीं माना जाएगा। अब ये कुछ फैक्ट है, फैक्ट है इसेंशियल्स है, कुछ जो एग्रीमेंट के लिए इसेंशियल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि ये होने चाहिए एग्रीमेंट के लिए। आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज, मतलब आपको पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए, आप नोन हो कि हाँ मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब उस पार्टी के बारे में आप जानते हो। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब आप उस सब्जेक्ट मैटर के नेचर को जानते हो कि क्या है उसका सब्जेक्ट मैटर। नेचर एंड कंटेंट ऑफ द प्रॉमिस, मतलब कि क्या कंटेंट है, मतलब किस चीज के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हो, किस बात का आप प्रॉमिस कर रहे हो, किस चीज के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो, कि कार के लिए, बाइक के लिए, ये कंटेंट, आपको नेचर एंड कंटेंट मालूम होना चाहिए प्रॉमिस का। ये फैक्ट है जो इसेंशियल होते हैं एवरी एग्रीमेंट के लिए। अगर इसमें मिस्टेक हुई तो वह, जैसे मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपकी आइडेंटिटी में मिस्टेक हुई है, जैसे एक केस लॉ है, इसमें कुंडी वर्सेस लिंडसे, वेरी, इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ को ऑर्डर रिसीव हुआ था एक ब्लैंकर नाम के व्यक्ति से। उसने अपने लेटर में लिखा, उसका नाम ब्लैंकर एंड कंपनी, जो बहुत एक फेमस कंपनी थी, उसकी मार्केट में बहुत एक अच्छी वैल्यू थी, और उसने पता भी वही लिखा जो ब्लैंकर एंड कंपनी का था, 37 वुड स्ट्रीट। तो प्लेंटिफ को क्या लगा कि ये ऑर्डर जो आया है वो एक रिप्यूटेड कंपनी के थ्रू आया, उसके पास हैंकरचीफ का ऑर्डर आया था। तो प्लेंटिफ को बिलीव हो गया, उसने वो ऑर्डर लार्ज क्वांटिटी में सेल कर दिया, और जब कंसिडरेशन की टाइम आया तो उसने पैसे दिए ही नहीं उस ऑर्डर पे। तो प्लेंटिफ ने केस करा, प्लेंटिफ ने केस करा ब्लैंकन एंड कंपनी को। तो ब्लैंकन एंड कंपनी पे तो ब्लैंकन एंड कंपनी को पता चला ये तो हमारे गुड्स है, हमने ये ऑर्डर ही नहीं वो करा, रिसीव करा। और उस व्यक्ति ने, जिसने ऑर्डर रिसीव करा था ब्लैंकर, उसने एक अदर पर्सन को वो ऑर्डर बेच दिया, और उस ऑर्डर को उस पर्सन ने खरीद लिया फॉर अ गुड फेथ, खरीद लिया। उसके बाद फिर उस पर्सन ने, प्लेंटिफ ने उस पर्सन पर सू करा, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको वो ऑर्डर रिटर्न करना होगा प्लेंटिफ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी था, मतलब वो ये जानता नहीं था कि वो किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे ये पता नहीं था, यहाँ मिस्टेक थी, इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, और आपको वो जो गुड्स है वो उस प्लेंटिफ को रिटर्न करना होगा। अब एक ऐसे ही केस लो है फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स का। इसमें क्या हुआ था कि प्लेंटिफ गया एक ज्वेलरी शॉप पर, एक पर्सन गया ज्वेलरी शॉप पर, और उसने वहां जाकर एक रिंग पसंद कर ली, रिंग और कुछ आर्टिकल्स पसंद कर लिए, जिसकी वैल्यू 3000 पाउंड थी। तो उसने कहा, आप जानते हो मैं सर गोर्गी हूँ। तो उसने कहा कि वो बहुत फेमस, वहां का बहुत फेमस गोर्गे था वो पर्सन। तो उसने कहा कि ठीक है, और उसने अपना जो पता बताया, उस वो भी मिस्टर गोर्गे का था पता, वह सेम एज अ पता बताया उन्होंने डायरेक्टरी में देखा कि ये पता तो सर गोर्गे ब्लॉक का है, तो वही पर्सन का पता उसने बताया, और कहा कि ये चेक ले लो आप, और अगली बार आऊंगा तो मैं आपके यहाँ से ये चेक क्लियर हो जाने पर और आर्टिकल ले जाऊंगा। ऐसा करके वो चला गया, पर बाद में जब वो चेक क्लियर नहीं हुआ, वो चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। तो केस करा उसने, कोर्ट में गए तो कोर्ट में कहा कि वो पर्सन जो आइडेंटिटी थी वो आपके सामने आया था, और आपने सामने हैंड टू हैंड आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है उससे, आपने आमने सामने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम था उस पर्सन की आइडेंटिटी पता करने का, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं माना। इसमें इतना सा ही डिफरेंस है कि कुंडी वर्सेस लिंडसे में लेटर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वहां उसे
पता करने का कोई सोर्स नहीं था। और फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स में ये हुआ था कि उसके पास टाइम था, मतलब उसे पता करने के सारे रिसोर्सेस थे। अब मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर चार टाइप्स की हो सकती है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस बात का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जैसे कि आप एक शॉप पर गए और आपने कहा कि ये वही 100 साल पुराने या 50 साल पुराने चावल है, तो बोलते नहीं ये तो अब भी कुछ दिनों पुराने चावल है, आप कल आइएगा, कल हमारा शिप से माल आ रहा है तो वह 100 साल पुराने चावलों का आ रहा है। तो पर्सन अपने घर चला गया और दूसरे दिन आया, और उस पर्सन को भी जो शॉपकीपर था उसे भी नहीं पता था कि वो जिस शिप से माल आ रहा है वह डूब चुकी है, वो माल की अब एग्जिस्टेंस ही नहीं बची। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं, जो सब्जेक्ट मैटर पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब टाइटल और राइट्स, अगर टाइटल और राइट्स की मिस्टेक हो गई है, जैसे कि एक पर्सन था, उनने क्या करा, पर्सन क्या, एक केस लॉ के थ्रू ही हम इसे समझते हैं। ये फिलिप्स वर्सेस पॉपर वर्सेस फिप्स का केस लॉ। इसमें क्या हुआ था, एक अंकल थे, उसने अपने नेफ्यू से कहा, मिस रिप्रेजेंट करने के इंटेंशन से नहीं, एज अ फैक्ट ऑफ एरर में, कि ये फिशरी का टाइटल जो है वो मेरा है, तुम इसे लीज पे ले सकते हो। तो वो लीज पे लेने गया, तब उसके अंकल की डेथ हो गई। तो उस नेप्यू को क्या लगा कि उन्होंने जो टाइटल है वो उनकी डॉटर को दे दिया होगा, पर वो अंकल ने क्या करा था, वो टाइटल, फिशरी का जो टाइटल था वो अपने नेप्यू के नाम ही कर दिया था। तो वो टाइटल अपनी कजिन से लेने लगा और एग्रीमेंट कर लिया उसने। फिर उसे बाद में पता चला, तो उसे पता चला कि ये टाइटल और राइट्स में गलती है, कि जो ये टाइटल में दूसरे से एग्रीमेंट करा वो तो मेरे ही नाम था। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को कोर्ट ने वॉइडेबल कहा, क्योंकि टाइटल और राइट्स में गलती थी, कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी, तो उसे कोर्ट ने वॉइडेबल कहा। ठीक है। अब डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन माइंड, मतलब दोनों के माइंड में डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। कि मेरे माइंड में, जैसे कि आपके पास दो हॉर्स है, एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का। अब मैं बोलती हूँ कि आप मुझे अपना हॉर्स बेचोगे क्या, आपने भी कह दिया कि हाँ आप मेरा हॉर्स ले जा, पर बात ये नहीं हुई कि ब्लैक की व्हाइट, और ना आपने ये चीज क्लैरिफाई करी, ना ये चीज मैंने क्लैरिफाई करी। आपको लगा कि मैं व्हाइट बेच रही हूँ और मैं बेचने वाली थी ब्लैक वाला। जब एग्रीमेंट हुआ तो वहां सब्जेक्ट ऑफ ओपिनियन जो दोनों का माइंड था वो एक ही नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्योंकि जहां एक बात पर एक ही भाव से संबंधित कॉन्सेसेड आइटम ही ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इनिशियल स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। क्योंकि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन था ना आपके और मेरे अंदर, जब जिस सब्जेक्ट मैटर पे हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं वही डिफरेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो सब्सटेंस है सब्जेक्ट मैटर का, वह मिस्टेक हो गया। जैसे कि मैं एक पेंटिंग खरीदने गई, मेरे को लगा कि अरे ये पेंटिंग तो वो फेमस आर्टिस्ट की है, मैं उसे खरीद के लिए आई। मेरे को कुछ दिन बाद पता चला कि ये वो फेमस आर्टिस्ट की नहीं है। तो उस चीज पे आपने जाके कोर्ट में उस पर्सन पे केस कर दिया। यहाँ सब्सटेंस ही आपका मिस्टेक हो गई थी आपको समझने में। सामने वाले पर्सन ने ऐसा नहीं कहा था कि ये तो उस फेमस आर्टिस्ट की, ऐसा आपके समझने में यहाँ गलती हुई थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ प्रॉमिस, जहां नेचर ऑफ प्रॉमिस को समझने में मिस्टेक हुई है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेचर ऑफ प्रॉमिस, जैसे कि एक लैंड है, वो एक इलिटरेट वुमन की रहती है, वो कई सालों से उस पर खेती करती है और उसका साथ देता है उसका चाचा का भाई या चचेरा भाई वगैरह, कोई भी उसका साथ देता है, और उस लैंड पर कोई अदर पर्सन कब्जा कर लेता है। तो उसके पास जाती है तो उसे कलेक्टर के पास ले जाता है कि अपन कलेक्टर के पास चल के शिकायत कर देते हैं। वो जाती है उसके पास और वो बोल देते, वो वहां पर उससे कुछ ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लेता है।
उसे नहीं पता चलता, वो थंब लगवा लेता है क्योंकि वो इलिटरेट रहती है, उसे पता नहीं चलता है। वहां पर उसे पता ही नहीं चला कि वो किस पेपर पर थंब लगा रही है, उसे लगा कि यह जो शिकायत करी है उसके पेपर से। ऐसा करके वो जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवा लेता है। तो कोर्ट में जब केस जाता है तो ये कहा जाएगा कि वॉइड है, क्योंकि वह नेचर ऑफ प्रॉमिस को समझने के लिए ही कैपेबल नहीं थी, वो नेचर ऑफ एग्रीमेंट को समझने के लिए कैपेबल नहीं थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।